ठीक है, सो वी हैव कैलकुलेटेड एफपी काउंट बाय मल्टीप्लाइंग एस्टिमेटेड वैल्यू विद असाइन वेट। देन अब फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इज एफपी बेस्ड एस्टिमेशन। एफपी बेस्ड एस्टिमेशन क्या है? अगेन हमने हिस्टोरिकल डाटा को यूज किया है, और हिस्टोरिकल डाटा हमें क्या डिटरमाइन कर रहा है? हिस्टोरिकल डाटा इंडिकेट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोड्यूस 6.5 फंक्शन पॉइंट पर मंथ, मतलब ऑन एवरेज अब तक जितने मंथ्स हैं वो उन सब के रिस्पेक्ट से होगा। ठीक है, कि हर मंथ में कितने एफपी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जनरेट कर रही है, और उसी की बेसिस पे आपने ऑन एवरेज ये चीज डिटरमाइन की कि आपके 6.5 फंक्शन पॉइंट पर मंथ जो है वो जनरेट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से। और वो ऑर्गेनाइजेशन पे कितना कर रही है अपने वर्कर्स को? 8,000 पर मंथ। तो इस हिस्टोरिकल इन दो वैल्यूज की बेसिस पे जो हमने क्या किया, निकाली है हिस्टोरिकल डाटा को यूज करते हुए, इन दो वैल्यू की बेसिस पे हम क्या डिटरमाइन करेंगे? हर एफपी की कॉस्ट। जब 8,000 को मैं डिवाइड कर दूंगी, जो एवरेज हमारे पास एफपी जनरेट हो रहा है पर मंथ, सो हमने क्या किया, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एफपी, जिसकी बेसिस में मुझे एक फंक्शन पॉइंट राइट डाउन करने की कॉस्ट डिटरमाइन हो गई। अगेन ये सब एस्टिमेटेड है, ठीक है, ये नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट इतना ही होगा, दैट इज ऑन जस्ट एजम्पशंस। सो हम एजम्पशंस पे ये चीजें डिटरमाइन कर रहे हैं। सो कॉस्ट पर एफपी इज इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाय 6.5, यानी कि जितना वो ऑर्गेनाइजेशन मंथली एक वर्कर को पे कर रही है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया जितने फंक्शन पॉइंट उस ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट हो चुके हैं। तो उससे मुझे क्या निकला, जो है वो वैल्यू डिटरमाइन होगी 1230, जो डिटरमाइन करिए कि हर एफपी को राइट डाउन करने की जो मेरे पास कॉस्ट है, दैट इज 1230। देन अब मैं क्या करूंगी, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालूंगी इस वाली एजम्पशंस को देखते हुए। और टोटल मेरे पास एफपी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज द फॉर्मूला फॉर एफपी कैलकुलेशन, दैट इज समीशन ऑफ एफपी काउंट, यानी कि जो हमने ये वाला एफपी काउंट निकाला है इस सब का सम, इन सबको हम ऐड करेंगे, and after summation of fp count multiplied 0.65, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, 0.01 अगेन कांस्टेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ fi। समीशन ऑफ fi क्या है? एडजस्टमेंट फैक्टर का सम। और एडजस्टमेंट फैक्टर्स हमारे पास क्या है जब हम fp की बात कर रहे हैं? सो fp बेस्ड एस्टिमेशन में वी हैव 14 डिफरेंट एडजस्टमेंट फैक्टर्स। और एडजस्टमेंट फैक्टर्स ये हैं, लेट्स से डेटाबेस कनेक्टिविटी पे कितना टाइम लगेगा, मीन जो डायरेक्ट आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो एसोसिएट होगी आपके प्रोजेक्ट से, तो ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज कर देगी। सो अगर हम देखें तो वी हैव 14 डिफरेंट फैक्टर्स, जिनको हम 1 से 5 के स्केल पे रेट कर रहे होते हैं। अगर सारे के सारे फैक्टर्स मेरे पास 1 होंगे, इट मींस कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सारे के सारे 1 है, सो जब हम उनको ऐड करेंगे 14, तो उससे मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 14 मल्टीप्लाई बाय 0.1। और अगर मैं उन सबको 5 के रेट स्केल पे रेट कर दूं, मतलब 14 के 14 फैक्टर्स 5 पे स्केल कर दूं, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 70, जो मेरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को फर्दर इंक्रीज करेगी। सो ये एडजस्टमेंट फैक्टर्स आर दोज व्हिच विल कॉज ओवरऑल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे इन्होंने रैंडम एक वैल्यू लिया, दैट इज 52। सो ये 52 क्या डिटरमाइन कर रहा है? एडजस्टमेंट फैक्टर्स की वैल्यू 52 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से एंड देन ऐड करेंगे 0.65 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 318 से, तो हमारे पास टोटल फंक्शन पॉइंट्स वर्ड 372। ये 372 क्या है? एक्चुअल तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के कितने थे? 318, लेकिन जब हमने इसको फॉर्मूले में जो है वो पुट इन किया, जो कि एक इनडायरेक्ट मेजर है, सो फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास एफपी की वैल्यू आ गई 372। और टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट के जो एस्टिमेटेड एफपी है दैट इज 372, इस 372 को मैं एक्चुअल हर एफपी को लिखने की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। 52 यहाँ पे जस्ट एज्यूम किया है इन्होंने, रैंडम एक नंबर लिया है। और यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, दैट वुड बी आपके पास क्या होगी, जो कि 0 से लेकर 5 तक के स्केल पे आप रेट कर सकते हैं। 0 मींस कोई फैक्टर नहीं है, और 1 मींस आहिस्ता आहिस्ता उसका एफर्ट बढ़ रहा है। अगर सारे के सारे फैक्टर्स को मैं 5 कर दूंगी, 14 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास एफ आई के एफपी के लिए, तो अगर मैं सबको जो है वो 5 स्केल कर दूंगी, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70, सो समीशन ऑफ एफ आई मेरे पास 70 आएगा, और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इट वुड कॉस्ट 70।
ये कोई भी इन्होंने रैंडम वैल्यू उन्होंने 52 अज्यूम किया है। सो ये हमारे पास जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर रहा होगा। सो यहाँ पे अगर सारे 5 के स्केल पे होंगे मतलब सारे एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू बहुत हाई है तो इट विल कॉस्ट 70। सो इससे मेरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट और बढ़ जाएगी। सो अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। आप लोगों के पास भी कैलकुलेटर्स होंगे, कैलकुलेटर यूज करके मुझे डिटरमाइन करें कि क्या वैल्यू आ रही है। सेवेंटी मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 0.65 मल्टीप्लाई बाय 318। ठीक है, सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू के बेसिस पे हमने 1230 को मल्टीप्लाई कर दिया अपनी जो हमारी एफपी काउंट आ रही है और कैलकुलेट करने के बाद दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और टोटल जो हमें एफर्ट रिक्वायर्ड होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज डिटरमाइन कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस 6.5 एफपी पर मंथ। तो हम 372 को जब डिवाइड कर देंगे 6.5 से, सो 58% मंथ क्या मींस डिटरमाइन हो रही है कि जब 58% एक महीने में हर पर्सन 6.5 फंक्शन पॉइंट जनरेट करेगा तो ये प्रोजेक्ट 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा विद स्टाफ मंथ रिक्वायर्ड 58। तो यहाँ पे जब हम पर्सन मंथ या स्टाफ मंथ का जो हमारे पास मेजर है ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये जो वैल्यू दे रहा है ये डिटरमाइन कर रहा है कि इतने लोग मिलके अगर ये एक मंथ के हिसाब से दे रहा है, अगर 58 पर्सन मिलके एक महीने में काम करेंगे और हर पर्सन ऑन एवरेज 6.5 जो है वो लाइन ऑफ कोड एफपी जनरेट करेगा, सो आपके पास ये 372 वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा जिसमें 372 फंक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो हम अब देख लेंगे कि हमारे पास डेवलपमेंट टाइम कितना है। डेवलपमेंट टाइम अगर 3 मंथ्स है तो हम इस 58 को डिवाइड कर देंगे 3 से। तो फिर जो वैल्यू आएगी इट मीन्स कि एक महीने में इतने लोग मिलके काम करेंगे 3 महीने तक तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1 मंथ में यूजली बहुत कम प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है। 372 इसको कैलकुलेट करके आई है ना। अगर हम 52 पहले हमारे पास 52 था, सो हम देखें अगर 52 मल्टीप्लाई बाय 0.01 इज इक्वल टू 0.52 प्लस इसमें करें हम 0.65 इट वुड बी 1.17। जब मैं 1.17 को मल्टीप्लाई करूंगी 318 से तो इट विल कॉस्ट 372। देखिए ना ये फॉर्मूला गिवन है, इसको कैलकुलेट करें, जब कैलकुलेट करेंगे तो 372 वैल्यू आएगी। और अगर हम इसको 70 पे करके करें, ठीक है, तो ये मेरे पास कैसे आएगी 70 मल्टीप्लाई बाय 0.01 जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट हो जाएगी 0.7 प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 0.65 दैट इज 1.35। और जब मैं 1.35 को मल्टीप्लाई करूंगी 318 से तो इट वुड कॉस्ट 429। अगर मैं इसको 70 पे चेंज कर देती हूँ समीशन ऑफ एफ आई, सो इट मीन्स कि जो टोटल एफ पी काउंट है वो बढ़ के मेरे पास 372 से इंक्रीज होकर 429 आता है। It means ये adjustment factors are used to increase or decrease overall cost of your project। तो जब मैं 429 को 1230 से मल्टीप्लाई करूंगी तो डेफिनेटली मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। When 1230 would multiply by 123 तो मेरे पास कॉस्ट कितनी अपडेट हो गई 5,28,039। आई होप आप लोगों के पास भी कैलकुलेटर्स होंगे और आप कैलकुलेट करे होंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कल पहले ही बता दिया था कि कैलकुलेटर और अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा।
अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा? हो सकता है कि क्वेश्चन टोटली एजम्पशन बेस्ड हो, और उसमें मैं आपको सिर्फ ये डाटा दे दूं कि हिस्टोरिकल डाटा में आपके इतने फंक्शन पॉइंट जनरेट हो रहे हैं और टोटल कॉस्ट इतनी है, तो आप जो है वो कोई प्रोजेक्ट है उसमें डिसाइड करें कि उसके फीचर्स क्या होंगे, एफपी क्या होंगे, और उसकी बेसिस पे सारी कॉस्टिंग परफॉर्म कर दें। इस तरीके से हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको रेंज दे दूं। रेंज ऐसी हो सकती है कि आप जो है, मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ इनपुट्स की रेंज जो है, आपने जो एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी है, यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक, इसकी रेंज आपके पास होनी चाहिए 20 से 60 तक के अंदर आप एज्यूम करें। तो वो हर स्टूडेंट की अपनी अलग होगी जो वेरी कर रही होगी, तो रेंज भी मैं दे सकती हूँ कि इस रेंज के अंदर आप यूज करें। अच्छा, वेट ऐसा भी हो सकता है कि वेट के लिए हम ये करते हैं कि ये आप लोगों का एक टास्क भी है छोटा सा, कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इसके लिए आप ये करें कि नेट से एफपी के जो है वो वेट एडजस्टमेंट फैक्टर्स निकालें कि एफपी के एडजस्टमेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और फिर उसमें मैं आपको अगेन उस पर भी कुछ एजम्पशंस दे दूं कि उनमें से जो 14 फैक्टर्स हैं उनमें से कुछ को आप 1 से 3 के स्केल पे रेट कर दें, बाकी के 4 को आप 1 रहने दें, और बाकी के जो 3 रिमेनिंग है उनको आप अपडेट कर दें 3 से लेकर 5 तक के रेट पे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन टोटली एजम्पशन बेस्ड होगा कि व्हाट वी आर एज्यूमिंग एंड व्हाट वी आर एस्टिमेटिंग। सो वहां पे मैं आपको रेंजेस देके काम कर सकती हूँ कि दैट आर द रेंज। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये सारी चीजें अब मैं अगर आपको डायरेक्ट दे दूंगी फिर रह क्या जाएगा? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना कि अभी रेंजेस हैं, तो अगर डेफिनेट सी बात है कि मैं ऑप्टिमिस्टिक बात कर रही हूँ तो बेस्ट केस हमेशा कम होगा, कि कम से कम फंक्शन पॉइंट में चीज कम कंप्लीट हो, मोस्ट लाइकली एवरेज होगा, और वर्स्ट केस इज ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि बेस्ट केस ज्यादा हो और वर्स्ट केस कम हो, वरना तो फिर वो बेस्ट केस होगा और वो वर्स्ट केस होगा। बेस्ट केस मतलब ये कि कम से कम लाइन ऑफ कोड में काम कंप्लीट हो जाए, और वर्स्ट केस क्या होगा कि वही काम ज्यादा से ज्यादा लाइन ऑफ कोड में कंप्लीट हो। सिमिलरली अगर हम एक फंक्शन पॉइंट की बात करें तो बेस्ट केस क्या होगा कि कम फंक्शन पॉइंट्स में वो काम कंप्लीट हो जाए, और वर्स्ट केस क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शन पॉइंट्स यूज करने पड़ रहे हैं आपको। इसका क्विज होगा ना तो समझ आ जाएगा। अब इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 दफा मैं ये इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक दफा हम और ऐसा करते हैं कि एक दफा हम इसकी एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, वर्ड पे मैं आपको इसकी एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ। ठीक है, ताकि ये ज्यादा बेटर समझ आ जाए। और फिर नेक्स्ट मंडे को फिर इसका एलओसी एफपी और फिर जो कोकोम अभी एक जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसका फिर क्विज भी हो जाएगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, एमएस वर्ड पे। देख लेते हैं आज कोई हो सकता है या नहीं हो सकता। हो सकता है शायद कोई बोनस क्विज हो जाए। शेयरिंग हो रही है आपके पास लास्ट वर्ड की फाइल? ठीक है, चलें यहाँ पे हम जो है वो एलओसी और एफपी की एक एग्जाम्पल को करके देख लेते हैं। ठीक है, नाउ वी आर अज्यूमिंग वी हैव अ सॉफ्टवेयर, लेट्स से हम इसको कह देते हैं एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की हम एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम वी आर गोइंग टू डेवलप, जिसके लिए हम कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन करके देख लेते हैं कि एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसकी एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन के लिए आई हैव टू मॉड्यूलराइज माय एप्लीकेशन। ठीक है, सो हम अगर मॉड्यूल्स बनाना चाहें तो हमारे पास क्या क्या मॉड्यूल्स बनेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास लॉगिन होना चाहिए। फिर हमारे पास एक रिसेप्शनिस्ट पैनल होना चाहिए।
ठीक है, ये मैं कुछ पहले से मुझे याद नहीं है, मैं ये सब चीजें खुद ही से डिजाइन करी हूँ कि ठीक है ये पैनल या ये हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक हमारे पास ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये सारे मेरे पास फीचर्स हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया, और जो है रिसेप्शनिस्ट पैनल हो गया हमारे पास। ठीक है, और एक और कुछ फीचर बना देते हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग का। ठीक है, और एक हम बना देते हैं पेमेंट का। ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इन 5 को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ ताकि हमारे पास एक ऑर्डर भी आ जाए। ठीक है, ये मेरे पास फीचर्स आ गए। अब इन फीचर्स की मुझे क्या करनी है, मुझे इन फीचर्स के लिए अपने प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करनी है। अब प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट में फिर आ जाएगा ना कि डॉक्टर्स वगैरह को ऐड करना है, पेशेंट को ऐड करना है, वो सारी चीजें रिसेप्शनिस्ट पैनल में आ जाएंगी। और अपॉइंटमेंट में क्या होगा, जब वो आपके पास डॉक्टर्स पेशेंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो वो फिर अपॉइंटमेंट की बुकिंग फिर वैसे वहीं से होगी, और फिर एक पेमेंट मॉड्यूल होगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया, जब अपॉइंटमेंट है तो वो आपके पास वेटिंग पेशेंट है, या आपके पास आउटगोइंग विजिटिंग है, या आपके पास जो है वो एडमिट पेशेंट है, तो उसके लिए फिर रूम की बुकिंग, रूम की अवेलेबिलिटी, और बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारी फर्दर ब्रेकिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, सो अब हमने ये मेन फीचर्स है, मैंने इसको जो मेन मुझे लग रहा है उसमें इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब हिस्टोरिकल डाटा से हमने क्या किया, लेट से हिस्टोरिकल डाटा यूज करते हुए हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, अब तक हमने जितने भी रजिस्ट्रेशन पेज बनाए हैं उसमें ऑन एवरेज जो बेस्ट केस है हमारे पास, दैट इज वी हैव डन इन अप्रोक्सीमेटली, बेस्ट केस ये है कि 500 लाइन ऑफ कोड में ये काम करके हम 500 बहुत ज्यादा है, इसको कर देते हैं 200। बेस्ट केस है, एवरेज क्या है, हर फीचर का अलग अलग निकलेगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा निकाल रहे हैं। बेस्ट केस, एवरेज केस क्या होगा, हम इसको कर देते हैं एवरेज केस है 250, जब एनवायरनमेंट भी नॉर्मल है और हमारे पास डेवलपर्स भी एवरेज हैं। और वर्स्ट केस मैंने इसको कह दिया है कि ऑन एवरेज 300। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन वाला के लिए हम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट केस हमारे पास ये है। अब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, सो व्हाट यू हैव फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू एस ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि जो हमारे पास बेस्ट केस है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ एस ऑफ मोस्ट लाइकली, प्लस 1 टाइम ऑफ वर्स्ट केस। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 6। इसी तरह हम हर इंडिविजुअल फीचर की निकालेंगे हिस्टोरिकल डाटा से एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, सो इट वुड डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे हमारे पास फिर नेक्स्ट क्या होगा, इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, एस बी हमारे पास है 200, सो 200 प्लस एवरेज इज 250, सो जब हम 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इट वुड बी 100,000 हो गया हमारे पास, एंड देन 1 टाइम ऑफ वर्स्ट केस दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 6, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 300, 200, 500, 1500। तो जब हम 1500 को डिवाइड कर देंगे 6 से, सो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 250। ठीक है, सो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, एस्टिमेटेड एलओसी ऑफ 1 फीचर, दैट इज रजिस्ट्रेशन। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन हो गई, अब हमने सिर्फ लॉगिन करना है। ठीक है, सो लॉगिन के लिए हम कह रहे हैं कि एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये जो आप फीचर्स की बेस्ट वैल्यू एवरेज वैल्यू गिवन होगी या ये हम खुद अजम करेंगे, अभी तो मैं ये assume करेंगे?
अभी तो मैं एज्यूम कर रही हूँ, अगर मैं आपको कोई ऐसे वैल्यू नहीं, गिवन होंगे। अगर तो मैं आपको भी वैल्यू नहीं दूंगी तो फिर आपको भी ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा। और मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये रेंजेस दे दूं कि बेस्ट वैल्यू ये है, एवरेज ये है, वर्स्ट ये है, तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के ड्राइव करें। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मैं आपको रेंज दे दूं। रेंज ये होगा कि मैं आपसे को कहूँ कि हर फीचर की रेंज, लेट से रजिस्ट्रेशन के लिए आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है और इसकी रेंज मैं आपको दे दूं कि रेंज आपके पास है 150 से लेकर 580 लेट से। तो अब आप इसमें से जो है डिसाइड करें बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट। तो वो इट्स अप टू यू कि आप इस रेंज के अंदर कोई भी बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो इनमें से तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, या तो ये गिवन हो एग्जैक्ट डायरेक्ट में बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट वैल्यू दे दूं हर एक फीचर के लिए। फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है, सेकंड ये हो कि मैं आप टोटली आप पे छोड़ दूं कि आप एज्यूम करें, और थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि मैं आपको रेंज दे दूं और उस रेंज के अंदर से फिर आप खुद से सिलेक्ट करें, बट जो सिलेक्टेड वैल्यू है दैट शुड बी इन दैट रेंज। ठीक है, आपके पास बेस्ट केस आ गई रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर इसी तरह हम बेस्ट केस निकालेंगे लॉगिन के लिए, रिसेप्शनिस्ट पैनल के लिए, अपॉइंटमेंट बुकिंग एंड पेमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन के लिए मैं कह रही हूँ लेट्स से बेस्ट केस है कि आई हैव टू राइट डाउन जस्ट 50 लाइंस ऑफ कोड बेस्ट केस के लिए। एवरेज के लिए ये है मेरे पास कि एवरेज के लिए मुझे क्या लिखना पड़ रहा है, लाइन ऑफ कोड है लेट्स से हम इसको 60 कर देते हैं, और सिमिलरली वर्स्ट केस को हम कर देते हैं 80। ठीक है, और फिर इसी तरह हम इसका भी ईवी निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले के थ्रू, तो हमारे पास इसकी भी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम इंडिविजुअल हर फीचर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी 50 प्लस 4 टाइम ऑफ एवरेज, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4 240, 240 प्लस 80, इसको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 240 प्लस 8 80, 320, 320 प्लस 50 370 डिवाइडेड बाय 6। तो बता दें 370 डिवाइडेड बाय 6 क्या आ रहा है। ठीक है, 61.6। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 61 पॉइंट, एंड दैट इज अगेन एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड। ठीक है, बाकी का फिर मैं आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट की 2 की बता दी, इसी तरह बाकी तमाम फीचर्स की भी हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे। और ये जो वैल्यूज हैं ये हिस्टोरिकल डाटा से आ रही हैं कि इस टाइप रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल राइट डाउन करने के लिए अब तक जो हमने कोड किया है उसमें ये डाटा कितनी हमें एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड लगी। ठीक है, अब हमें इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जब हमने फीचर बाय फीचर निकाल दी। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि रिसेप्शनिस्ट पैनल के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रही हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि क्या वैल्यू आ रही है। रिसेप्शनिस्ट पैनल के लिए जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है, हम कह रहे हैं कि हमें इसको राइट डाउन करने के लिए 1800 लाइन ऑफ कोड लगेगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अपॉइंटमेंट बुकिंग को हम कर देते हैं ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि इसके लिए हमें 3000 लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ी। और लास्ट वाला है पेमेंट, इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि पेमेंट मॉड्यूल के लिए वी हैव रिक्वायर्ड 3500 लाइन ऑफ कोड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हर इंडिविजुअल मॉड्यूल की मेरे पास एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड को कर देंगे ऐड। हाँ, तो हम इसको अब राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, आप चाहें तो 61 कर दें, आप चाहें तो 262 कर दें। ठीक है, अब मेरे पास हर इंडिविजुअल मॉड्यूल की आ गई। अब लेट से अब हम दोबारा से हिस्टोरिकल डाटा यूज कर रहे हैं। अब हिस्टोरिकल डाटा हमें क्या बता रहा है, हिस्टोरिकल डाटा हमें बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोड्यूस कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोड्यूस लेट्स से 6500 लाइन ऑफ कोड पर मंथ। ठीक है, वो सबका है ऑन एवरेज, ऐसा नहीं है किसी एक डेवलपर का है। ठीक है, और कॉस्ट कितनी दे रहे हैं, वो कॉस्ट हम एज्यूम कर देते हैं कि कॉस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है हर पर्सन को
7,500 पर मंथ। ठीक है, ये डॉलर में है, हम इसको डायरेक्ट डॉलर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम 7,500 से लेकर चलते हैं। ठीक है, सो अब हमें हर महीने के कितनी लाइन ऑफ कोड जनरेट हो रही है ये पता चल गया, और कॉस्ट पता चल गई। सो जब हमें कॉस्ट पता चल गई तो मैं इंडिविजुअल लाइन ऑफ कोड की कॉस्ट निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ? मैं 7,500 को डिवाइड कर दूंगी 6,500 से। ये हमने बहुत ज्यादा निकाला है इसमें। ठीक है, लेट वी आर अज्यूमिंग कि 650 लाइन ऑफ कोड जनरेट हो रहे हैं। तो 650 जो हमारे पास लाइन ऑफ कोड है, जी तला कॉस्ट अभी नहीं निकली, कॉस्ट अभी निकाल रहे हैं। अच्छा, ये वाली कॉस्ट, ये तो हिस्टोरिकल डाटा है ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना पे कर रही है। मैं एज एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस हूँ, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर आया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की कॉस्टिंग करनी है। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहले तो मैंने फीचर डिसाइड किए। अब फीचर डिसाइड करने के बाद रजिस्ट्रेशन को वाले फीचर में, रजिस्ट्रेशन का फीचर जाहिर है जब मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस हूँ तो मैंने पहले भी इस पे काम किया होगा। तो हिस्टोरिकल डाटा यूज करते हुए मैं देखूंगी कि रजिस्ट्रेशन का जो मेरे पास फीचर है कंप्लीट करने के लिए बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस कैसे आया। अब जाहिर है जब मैं ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ, एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रही हूँ, तो मैं मेरे पास एक डाटा होगा कि हर महीने मेरे पास कितनी लाइन ऑफ कोड जनरेट हो रही है हर प्रोजेक्ट के लिए, और मैं हर किसी को कॉस्ट पे कितना कर रही हूँ। कॉस्ट का मतलब है जो हम पे कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को कितना पे कर रही है। तो अगेन ये एवरेज होगी। ठीक है, सबकी सैलरीज का सम लेके डिवाइड कर देंगे टोटल एम्प्लॉय से, तो ऑन एवरेज एक हमारे पास डाटा आ गया कि वी आर पेइंग दिस टू अवर एम्प्लॉयज। ठीक है, एज्यूम नहीं किया, ये हमने अभी एज्यूम किया, बट ये हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा आ रहा है। हिस्टोरिकल डाटा मींस पास्ट प्रोजेक्ट, अब तक जो हम कितना डाटा ले रहे हैं, कितनी लाइन ऑफ कोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करी है। और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रहा होगा। अगर बहुत प्रोडक्टिव आपके पास सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो ज्यादा लाइन ऑफ कोड जनरेट करी होगी। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है लेकिन उसमें कम यूजर्स हैं और एप्लीकेशन भी कम है तो लाइन ऑफ कोड कम होगा। ज्यादा यूजर्स होंगे, ज्यादा डेवलपर्स होंगे तो लाइन ऑफ कोड ज्यादा होगा। बट अगेन ये वैल्यूज फिर क्या है, ये फिर हिस्टोरिकल डाटा से आ रही है, that are again come from baseline data. Baseline data means historical data. ये हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा आ रहा है पास्ट, अब तक हमारे पास कि हम कितनी लाइन ऑफ कोड जनरेट कर रहे हैं जब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन लेट से हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं। तो 1.5 साल में अब तक कितने हमारे पास मंथ हो चुके होंगे, 12 and 6 18। सो हम 18 मंथ का, हर मंथ का इंडिविजुअल एलओसी लेंगे। फर्स्ट मंथ में कितनी एलओसी जनरेट हुई, सेकंड मंथ में कितनी हुई, थ्री में कितनी हुई, उन सबको ऐड अप करके डिवाइड कर देंगे 18 से। तो हमारे पास ऑन एवरेज आ गया कि हम मेरी सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो ऑन एवरेज 650 लाइन ऑफ कोड जनरेट कर रही है। अच्छा, एक गुड क्वेश्चन कि अगर कोई नया मॉड्यूल आया जिसका आपके पास हिस्टोरिकल डाटा नहीं है या उस पर आपने सेम टाइम नहीं किया, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डाटा। वन, वी हैव प्रोजेक्ट डाटा, सेकंड वी हैव हिस्टोरिकल डाटा, थर्ड वी हैव इंडस्ट्री डाटा। तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रोजेक्ट डाटा होता है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि हम उस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, लाइक दिस, अभी जैसे ये मेरे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इस जैसे सिमिलर प्रोजेक्ट पे मैं काम कर चुकी हूँ। लेट्स से एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे मैंने काम किया है, कोई और इस टाइप का पोर्टल वगैरह बनाया है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, लॉगिन के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए, जैसे यहाँ पे एडमिन पैनल बनता है, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट पैनल बन गया। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुकिंग, कोर्स एलोकेशन, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम उसको अपॉइंटमेंट से कंसीडर करें, मतलब कैटेगरी तो सेम है ना, दोनों हमारे पास डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। तो उसके लिए हम हिस्टोरिकल डाटा यूज करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हिस्टोरिकल डाटा से हम एस्टिमेशन करें, और जैसे जैसे करंटली इस सॉफ्टवेयर का, इस प्रोजेक्ट का हमें डाटा मिलता जाए हम इसको कैलकुलेट करते रहें, जो कि अब फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हिस्टोरिकल डाटा बन जाएगा। और अगर कोई ऐसा मॉड्यूल हो जिसपे आपने पहले काम नहीं किया, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इंडस्ट्री डाटा की तरफ जाएंगे। इंडस्ट्री डाटा मीन्स अपने सॉफ्टवेयर हाउस के बाहर देखेंगे कि इससे पहले इंडस्ट्री पे कैसे काम हो रहा है और उस डाटा से आप एग्जाम्पशन करेंगे। बट इंडस्ट्री डाटा जो है वो आपके पास सबसे लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस टू सॉफ्टवेयर हाउस वेरिएशन बहुत ज्यादा होती हैं, प्रोसेस मॉडल डिफरेंट होते हैं। बट लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन यूज इंडस्ट्री डाटा जस्ट फॉर स्टार्टिंग, बट जैसे जैसे करंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए आप उसके एक्चुअल डाटा पे काम करना स्टार्ट करें।
अच्छा अगेन यहाँ पे भी फिर सिनेरियो अगेन, जैसे ये 650 का मैंने आपको बताया अभी 12 मंथ 18 मंथ वाली एग्जांपल दी। मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना काम लेट से मार्च 2019 से स्टार्ट किया है और अब तक जो है ये कुछ उनका ऑन एवरेज डाटा है, तो आप मुझे इसका अब तक मतलब हिस्टोरिकल डाटा बता दें और मैं आपको दे दूँ, तो आप क्या नहीं निकाल सकते? लेट से मैं आपको मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5 की वैल्यू दे दूँ और हर मंथ की वैल्यू दे दूं कि हर मंथ में उस ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी लाइन ऑफ कोड जनरेट की है। सो हिस्टोरिकल डाटा आप नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे? सारे मंथ्स की लाइन ऑफ कोड को ऐड करके जितने टोटल मंथ होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने इस तरीके का कोई एग्जाम्पशन नहीं दिया, मैं कह रही हूँ कि आप खुद से निकालें, मतलब एक वैल्यू ले लें, तो आप कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है अगेन कि मैं आपको डायरेक्ट एक वैल्यू दे दूं कि हिस्टोरिकल डाटा ये इंडिकेट कर रहा है, अब आप इस हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस पे बाकी की कैलकुलेशन करें, ये फीचर्स हैं और ये रेंजेस गिवन है। तो फिर आप उस रेंज के हिसाब से बेस्ट एवरेज वर्स निकालेंगे हर मॉड्यूल का, उसको इस तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, उसको राउंड ऑफ करके इस एजम्पशन की बेसिस पे आप पूरी कॉस्टिंग करेंगे। अब इस एजम्पशन की बेसिस पे कॉस्टिंग क्या होगी? जब मैं 7500 को डिवाइड करूंगी 650 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? व्हेन आई विल डिवाइड 7500 डिवाइडेड बाय 650, सो 11.53, यानी कि एक लाइन ऑफ कोड को लिखने की कॉस्ट आ गई मेरे पास 11.53। दैट इज द कॉस्ट ऑफ राइटिंग वन लाइन ऑफ कोड। तो फिर अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास एक लाइन ऑफ कोड लिखने की कॉस्ट आ गई एंड आई हैव एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड ऑफ एवरी फीचर। तो मैं क्या करूंगी? टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट मेरे पास कैसे निकलेगी? टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकलेगी मेरे पास उन सब का सम, यानी कि 250, जो मैंने एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड निकाला है हर फीचर का, कि इस फीचर को कंप्लीट होने में 250 लाइन ऑफ कोड लगेंगे। नेक्स्ट वाले फीचर में थे मेरे पास 62, थर्ड वाले में थे 1800। इस सबको ऐड करें, जरा मुझे बताएं क्या वैल्यू आ रही है? 1800 प्लस अपॉइंटमेंट वेकेंट वाले फीचर की एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड कितनी आई थी? 3000। और पेमेंट वाले मॉड्यूल की एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड मेरे पास आई थी 3500। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लें जरा, क्या वैल्यू आ रही है मुझे बता दें इन सबको ऐड करने के बाद। जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे? ये टोटल लाइन ऑफ कोड है जो मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड है कि अप्रोक्सीमेटली आई हैव टू राइट डाउन दिस लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 8612। यानी कि एस्टिमेशन की बेसिस पे मैंने ये चीज पहले से ही डिटरमाइन कर ली कि आई हैव टू राइट डाउन एटलीस्ट 861 समथिंग अराउंड दिस। ठीक है, कि मुझे ये 8612 लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे तभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये एस्टिमेशन है, अभी वी आर जस्ट एस्टिमेटेड। एस्टिमेशन का मतलब भी क्या होता है? वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग, एस्टिमेट्स दे रहे हैं। ठीक है, सो अब 8612 आ गया। अब मैं टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी एस्टिमेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास हर लाइन ऑफ कोड को लिखने का अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू आ गई। तो मैं 8612 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 11.53 से। क्या वैल्यू आ रही है जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 53 से? 8613 मल्टीप्लाई बाय 11.53 इज इक्वल टू, जी क्लास कैलकुलेट करके मुझे बता दें क्या वैल्यू आ रही है? 99,296। 99,296। So that is the estimated cost of this project, जिसमें ये 5 फीचर्स हैं। अब इसमें हम फिर कुछ बफर भी रखते हैं क्योंकि हम हिस्टोरिकल डाटा मैप कर रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिस वक्त का डाटा हमने लिया उस वक्त क्या सिनेरियो था, अब क्या सिनेरियो है। उस वक्त अच्छे डेवलपर से अब नहीं है, उस वक्त एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल था अब नहीं है, उस वक्त जो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था वो इजी है, अब जो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। तो हम इसमें कुछ प्लस माइनस का बफर रखते हैं जो हिस्टोरिकल डाटा से अब तक, और फिर उसके बाद हम तो फिर चीज़ों को आगे लेकर वर्क कर रहे होते हैं। दैट इज द ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेटली कहेंगे कि ठीक है इसको अगर 99,000 तो हम इसको कह सकते हैं समथिंग अराउंड 1,20,000 तक इसकी कॉस्ट हो। ठीक है, हम प्लस में कुछ एडिशनली रखते हैं, मार्जिन रखते हैं। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई एंड दैट इज जस्ट एजम्पशन, हमने एजम्पशन किया है। और अगेन जितनी ज़्यादा टाइम हो चुका होगा उस
ऑर्गेनाइजेशन को जितना ज़्यादा उसके पास हिस्टोरिकल डाटा होगा, मतलब जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट पे वो काम कर चुकी होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा हैं। जितने कम प्रोजेक्ट्स होंगे एक्यूरेसी कम होगी, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे एक्यूरेसी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। देन वी हैव, जब कॉस्ट निकाल ली तो हम एफर्ट मंथ भी निकाल सकते हैं। एफर्ट मंथ हम कैसे निकालेंगे? टोटल हमारे पास कितने आ रही हैं लाइन ऑफ कोड इस प्रोजेक्ट की? 8612। सो मैं 8612 को डिवाइड कर दूंगी कितना, जितना वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है, 650 पर मंथ। कितने जनरेट हो रहे हैं? 650। तो मेरे पास इस प्रोजेक्ट की जितनी रिक्वायर्ड है 8612, उसको मैं जब 650 से डिवाइड करूंगी तो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास? 8612 डिवाइडेड बाय 650। जी क्लास, 8612 डिवाइडेड बाय 650 इज 13.24। ठीक है, 13.24। तो ये 13.24 मुझे क्या बता रहा है? पर्सन मंथ या स्टाफ मंथ। ठीक है, ये चीज क्या डिटरमाइन कर रही है कि अगर 13.24 है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे या तो 13 या 14, कि अगर 14 स्टाफ मेंबर्स मिल के एक महीने में 650 लाइन ऑफ कोड, यानी कि हर स्टाफ मंथ 650 लाइन ऑफ कोड लिखेगा, तो हमारे पास 8612 जो है ये प्रोजेक्ट इन विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत आइडियल कंडीशन नहीं है। ठीक है, रेयर कंडीशन है। तो हम स्टाफ मंथ की वैल्यू हमेशा एक मंथ का वैल्यू डिटरमाइन करी होती है। तो अगर हम एज्यूम करें कि हमारे क्लाइंट ने हमें 3 मंथ्स का टाइम दिया है कि 3 मंथ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो फिर हम उसको ये एस्टिमेशन करके बता सकते हैं। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट वुड एटलीस्ट कॉस्ट 1,20,000 समथिंग अराउंड, एंड वी वुड नीड अप्रोक्सीमेटली, अगर आपको 3 मंथ्स में चाहिए तो फिर हमें कितने स्टाफ मेंबर चाहिए होंगे? एटलीस्ट 4 स्टाफ मेंबर्स। जो 4 स्टाफ मेंबर्स हर टाइम 650 लाइन ऑफ कोड हर मेंबर लिखेगा, तभी 4 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज द टोटल कंप्लीटली इंटरप्रिटेशन ऑफ एलओसी। इसी तरह एफपी में क्या होगा? ये हमने एलओसी बेस्ड की है, एफपी में भी ऐसी होगा। एफपी में सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा? समीशन ऑफ एफआई में। जहाँ हम समीशन ऑफ एफआई की बात कर रहे हैं, ठीक है, एफआई आर बेसिकली 14 एडजस्टमेंट फैक्टर्स। एडजस्टमेंट फैक्टर्स जिनको हम रेट कर रहे होते हैं 0 से 5 के स्केल पे। ठीक है, 0 मीन्स नो इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट और 5 मीन्स हाई इम्पैक्ट। सो अगर मैं सारे के सारे फैक्टर्स को 5 पे रेट कर दूं तो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 वुड कॉस्ट 70। सो समीशन ऑफ एफआई की हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 70 हो सकती है। सो अब इट डिपेंड्स कि मैं जब आपको क्वेश्चन दूंगी तो मैं डायरेक्ट आपको एक वैल्यू दे दूं कि लेट से, जैसे वो क्वेश्चन में सॉल्व हुई थी 52, तो मैं आपको कह दूं कि लेट से 52 और 36 इज द वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर। आप इसको फॉर्मूला में पुट इन करके वैल्यू निकाल लें। एक ये एजम्पशन हो सकती है। दूसरी एजम्पशन ये हो सकती है कि मैं आपसे कहूँ कि आप एज्यूम करें कोई भी एक वैल्यू, एवरेज पे रखने के, सारे फैक्टर्स एवरेज हैं, तो आप 35, 40 कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। थर्ड आपके पास एजम्पशन ये हो सकती है कि मैं आपसे कहूँ कि 14 एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं, जिनमें से लेट से 5 जो हैं वो आर वेरी हाई, 4 जो हैं वो एवरेज हैं, और 6 जो हैं वो लो इम्पैक्ट है। नाउ यू आर एज्यूमिंग, अब इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट करें। तो अब आपने क्या करना है, जब हाई है तो हो सकता है उन 5 में से किसी एक को आप कैसे रख देंगे, एक को आप 5 कर दें, समीशन यहाँ पे यूज हो रही है, एक को आप 4 कर दें, फिर 5 कर दें, फिर 4 5 कर दें, और एक को 4 कर दें। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप 5, जब मैं कह रही हूँ हाई है तो फिर उसका 4 5 ही स्केल होना चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ एवरेज है तो 2 3 2 3 2 3 इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर 6 का इम्पैक्ट लो है तो 0 1 0 1 2 की रेंज में करके आप कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं।